वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर का 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो आपका 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। वही पेपर 2016 का है जो आपको डिस्कशन करते हैं। आपको पता होगा कि डीएलएड मतलब बीटीसी में लमसम प्रीवियस ईयर ही मैक्सिमम रिपीट होता है। अगर आप 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर में लमसम 80 टू 90%, 90 क्या 90 टू 95% मैक्सिमम वही फंसेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है उसी का। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजू भाई हैं। कौन है? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजू भाई हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा है? आपको पता होना चाहिए अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान निश्चित नहीं होता है तथा ना ही कोई समय भी निश्चित नहीं होता। या यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, औपचारिक शिक्षा लिख गया है, लेकिन यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा होना चाहिए ये। और तथा यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती। कैसी होती? अगर आपका जैसे अतिलघुत्तरी में आ जाए कि अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं या अनौपचारिक शिक्षा की कोई विशेषता बताइए, तो आप सिंपल शब्दों में लिख दीजिए कि अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपका आया था, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें संविधान को आप बहुत दिनों से पढ़ते होंगे। संविधान को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? ये आपका जॉन डेवी साहब ने कहा था कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब होता है यहाँ पे जॉन डेवी के अनुसार अध्यापक, ठीक, बालक और पाठ्यक्रम, मतलब 3 लोग होते हैं। तो इसी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, शि- शि- कोई पूछे कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, या जैसे अतिलोकत्री में भी आए, तो आप ये भी लिख सकते हैं शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। जैसे इसमें ऑप्शन ए में लिखा है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बाह्यमुख शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, तो ये नहीं होगा। इसमें होगा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा को दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन आता है? पत्राचार की शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु क्या है? इसी को जॉन डेवी साहब ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जैसे इसमें अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, इसमें 3 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, 7 हो गया। 7 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देता है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, जैसे आपको युक्तियों का मतलब है कोई कहानियों के द्वारा उन्हें, ये कोई जैसे बाहरी मटेरियल के द्वारा भी शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देते हैं शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? फ्रॉबिल। अभी आपको बताया था क्या होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, तथा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी फॉर चाइना। मैरिया मॉन्टेसरी भारत आए सन 1939 में। मैरिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। कब आए थे? सन 1939 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी शिक्षकों का ही होता है। शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सब करते हैं। शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रशिक्षित शिक्षक आप देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में कभी कभी प्रशिक्षित शिक्षक नहीं रख पाते हैं,
और दोषपूर्ण कभी कभी पाठ्यक्रम में भी थोड़ा इधर उधर का रहता है कि छोटे छोटे पब्लिकेशन की बुक्स वगैरह चला करती हैं, थोड़ा उसमें नहीं सही रहता है, लेकिन सही रहता है लेकिन इतना नहीं। तथा शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार की केवल की प्रमुख भूमिका है। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षण को योजनाबद्ध करने हैं तो पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान बनाना। लेसन प्लान जैसे आप बना लेंगे तो उसको पाठ को कैटेगराइज कर सकते हैं कि आज कितना पढ़ाना है। आज ऐसे अगर लेसन प्लान नहीं बनाएंगे तो आज थोड़ा पढ़ा दिया, कल उससे ज़्यादा पढ़ा दिया, कुछ इधर उधर का सब हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अपना एक प्लानिंग करनी चाहिए कि लेसन प्लान बनाकर ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन है, ये आपको थोड़ा रटना है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्ट, हेगल तथा फ्रॉबेल आदि हैं। कौन कौन? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्ट तथा हेगल तथा फ्रॉबेल आदि हैं। ठीक है। जैसे परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, हमने क्या कहा था, परिवार के द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार, कैसे जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है, समाज के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं, ये सब आपको परिवार ही से सीखने को मिलता है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, कैसे आप सहयोग कर सकते हैं। जीविकोपार्जन की शिक्षा, आप कैसे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो परिवार द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की चिंता, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आदर्शवाद पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टैगोर किस धारणा में, रविन्द्रनाथ टैगोर है जो सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखते थे। टैगोर की हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास रखते थे कि शिक्षा परिवर्तनकारी हो। कैसी हो? आपसे पूछा जाएगा कि टैगोर किस धारणा में विकास, तो आप इतना लिख दीजिए बस, टैगोर सत्यम शिवम और सुंदरम में विश्वास रखते थे। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की दो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे बहुत चर्चित है तुम्हारी ये बुक एजुकेशन ऑफ मैन, जो उन्होंने 1826 में, तथा मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स। क्या? पहली पुस्तक लिख दे एजुकेशन ऑफ मैन, दूसरा लिख दीजिए मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग। अगर सन नहीं याद रखेंगे तो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखे, तो आप अपने आप में लिख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या शिक्षा में जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा, ना कि और किसी की चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। तो आप लिख दीजिए जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, जहाँ समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं बताइए। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में है आप दूर बैठ के पत्राचार द्वारा, तो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है, मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना पड़ेगा। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखे जाए, अभी आपको ऑप्शन में वैकल्पिक में बताया जाए। अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार, ठीक है, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यवस्तु या समय सारणी भी नहीं होती है। आपसे क्या पूछा जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, तो आप सीधे लिख दीजिए अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार जनसंचार के माध्यम द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। अब आपका पूछा जाए मल्टीमीडिया क्या है, ये तो आप सब लोग आप बना के लिए। मीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, सारणियों होगा यहाँ, चलो लिख दिया है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों या श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। अब वीडियो सेव कर लिया आपने, एनिमेशन, ग्राफिक्स और इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया। बौद्धकालीन शिक्षा की दो विशेषताओं का उल्लेख, ये तो आप लिख लेंगे, बौद्ध हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रदान की जाती है, मतलब आपको प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ही प्रदान की जाती है। ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मठों में अगर प्रवेश के लिए पूछा जाए कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा में संस्कार होता है, तो आप लिख दीजिए प्रव्रज्या संस्कार। ठीक है।
तो विशेषताओं में क्या लिखे देंगे, पहला यही लिख देंगे, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर पर लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा को प्रदान की जाती थी। बौद्धिकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। आप सुनते ही रहेंगे तब भी याद हो जाएगा। फिर आप अपने शब्दों में भी लिख दीजिए, इसको बाद में करते हैं। पहले ये तो हो गया था। ये आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक का नाम लिखिए, आप बता चुके, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन है, थोड़ा रट लीजिए इनको। प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्ट, हीगल तथा फ्रॉबेल। फ्रॉबेल कौन कौन है? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्ट, हीगल तथा फ्रॉबेल आदि हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। ये तो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जन्म याद रख लीजिए, ना भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? ये क्वेश्चन देख लीजिए। 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में इसका नाम शांति निकेतन के नाम में रखा है। जब 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में एक वीरभूमि जिले के ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है, और इसका बाद में नाम क्या पड़ गया, शांति निकेतन। तो आपसे शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, तो आप सीधे याद रख लीजिए 22 दिसंबर 1901 में। और एक यहाँ बीरभूम जिले में है, ये भी ना याद रखें कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखें कि 1901 में पश्चिम बंगाल में। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए। छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना। अगर छात्रों में परिवार के आकार के में कि ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, ज़्यादा समस्याएं होंगी, ये होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा बच्चों को बताएंगे। जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणाम को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। आप बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, कि ठीक है, तो ये लिख दें। ये तो लिख लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। सीधा सा लिख देना, पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण प्रति वांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। अब अगर ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। आपसे पूछेगा बुनियादी शिक्षा क्या है, तो आप इतना ही लिख दीजिए कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था, जो आज विश्वविद्यालय पर स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। प्लूटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? प्लूटो की संस्था का नाम प्लूटो निस्ट स्कूल ऑफ थिंक था और अकादमी, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। ठीक है। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो, ठीक है, जिसपे राज्य मतलब एक संघ इकाई होती है जिसमें शासन मतलब सरकार सरकार का उस पर अधीन होता है। ये हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद आपका करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य मानव, ये तो आप सब में लिख सकते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना ही है। वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। अगर वैदिक कालीन में शिक्षा देगी तभी तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाई। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता जैसे मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, संस्कृति अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित करें, ठीक, स्वस्थ चरित्र का विकास, अपने चरित्र का विकास कैसे। वैदिक कालीन में इसी प्रकार की शिक्षा होगी कि अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे से करें, सामाजिक कुशलता के, ये सब सर्वांगीण विकास होगा, मतलब आपका होल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ से चालू हो रहे हैं 33 नंबर। प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। गुण के में प्रयोजनवादी भौतिक दृष्टिकोण,
प्रदान करती है। कैसे? भौतिक प्रयोजनवाद बालकों के व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। बालक का कैसे व्यवहार होना चाहिए इस चीज़ के लिए। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया पर है। अब विचार नहीं, क्रिया करके दिखाइए उनको, अधिक महत्व देता है। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। मतलब शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद कैसा दर्शन है? प्रगतिशील दर्शन है। वह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। प्रयोजनवाद के दोष। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों का महत्व नहीं देता है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक। प्रयोजनवाद से आपको भौतिक दृष्टिकोण मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक नहीं मिल पाएगा। प्रयोजनवाद सत्य का परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवाद सत्य को कैसा मानता है? परिवर्तनशील। प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। प्रयोजनवादी शिक्षा में कोई निश्चित उद्देश्य से नहीं हो सकती है। और गुण में क्या है? ये क्रिया पर जोर देता है। प्रयोजनवाद बालकों के व्यवहार जीवन हेतु तैयार करता है। शिक्षा और दर्शन में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। और दोष में क्या लिख दिया? आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, ठीक है, ना कि रोबोट और ये दुनियादारी जो एआई वगैरह चल रहे हैं। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक की महत्वपूर्ण स्थान दिया कि वे शिक्षक का मुख्य आधार मानते हैं। शिक्षक छात्रों की पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते हैं। मतलब टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान करने हेतु होता है। जल प्रदूषण की किन्हीं चार, ये तो आप लिख सकते हैं कि जानते हैं पानी के रास्ते और समुद्र तटों की सफाई नहीं करेंगे तो जल प्रदूषण सामान्य सी बात है होगी। प्लास्टिक जैसे जो जैविक तौर पर नष्ट ना होने से पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। अब प्लास्टिक आदि का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये तो पता है तुमको, प्लास्टिक की गलती तो है नहीं। अब वहीं पड़े रहेगी तो जल प्रदूषण होगा। अब पशु देखते हैं तालाब वगैरह और नदी वगैरह में पशुओं को नहलाने के, उससे जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण को जागरूकता फैलानी चाहिए। अब जागरूकता फैलाओगे तो साधारण सी बात है, आदमी थोड़ा कम करेगा। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में, ये विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान की और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। अब पर्यावरण अभियान की गतिविधियां आयोजन करेंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि वृक्षारोपण करें, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण विद्यालय में की भूमिका और विद्यालय का योगदान सर्व। अब विद्यालय की भूमिका तो सर्वोपरि है ही। ये आपका क्वेश्चन है, बाल श्रम किस प्रकार की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। देखते हैं आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट में छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं। गेस्ट हाउस वगैरह में जाओ, देखो कितना बाल श्रम करवाते हैं वो लोग, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर देखना, बालक बाहर बाल के दुकान पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे स्कूल जा सकें। इसी आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिल जाएगी तो शिक्षा का अधिकार, कोई फीस नहीं पड़ेगी तो थोड़ा जाएंगे। किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक की परिस्थितियां बाल श्रम पर अब परिवार की स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चा भी सोचता है कि और चले जाएं, कुछ पेट ही भर जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए, क्वेश्चन है। तो लिख देना, शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ
जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। अब पाठ्यक्रम भी बताया जाता है, आपकी नैतिक चीज़ें भी बताई जाएंगी, कैसे रहना है, क्या करना है। ज़रूरी तो ना कि यही कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए जाते हों, और भी बहुत सी चीज़ें से विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र का आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण अब शिक्षक ही सामाजिक कल्याण का बढ़ावा देंगे बच्चों को पढ़ाकर। वे न केवल ज्ञान प्रदाता होते हैं, जो हमने आपको बात बताई वही लिखा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक एवं विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं। देखो, नवीन परिवर्तन लाने में अब शिक्षक ही जब बच्चों को पढ़ाएगा तभी नवीन परिवर्तन आएंगे। सामाजिक गत्यात्मकता, सामाजिक सुधार, ज्ञान के क्षेत्र, जब टीचर ज्ञान देगा बच्चों को तो ज्ञान के क्षेत्र में विकास होगा। परिवर्तन में की समीक्षा। क्वेश्चन है, फ्राबल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? फ्राबल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने देवी स्वरूप और संसार और आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्राबल मानते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना और का चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन के अग्रसर करना भी आवश्यक है। क्या लिखोगे? फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने देवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्राबेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, उनका चारित्रिक विकास करना, पवित्र जीवन की ओर अग्रसर करना भी होता है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके उनको अपने शब्दों में लेकर ये क्वेश्चन आया है आपको 2016 में। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज का गहरा संबंध एवं जनसंचार और समाज का गहरा संबंध है। इसके द्वारा जनसामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जनसामान्य एवं रुचि तो जनसंचार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की तरह 3 तरह से सहायक होते हैं। जनता का राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना, विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान करना, अतः सूचनाओं को प्रशिक्षित करना तथा एक विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य भी जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका